लो दोस्तों, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि हम सब सी टेट पेपर 2 एसएसटी के लिए 6 से 8 तक के एनसीईआरटी को एकदम लाइन बाय लाइन प्लस पीवाईक्यू सहित कर रहे हैं। तो आज हम सबका क्लास 8 जो हिस्ट्री है उसका लास्ट चैप्टर बचा था। जी आप सबको पता है कि हम सब क्लास 6 7 ये दोनों के हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी ये तीनों एकदम थ्योरी प्लस एमसीक्यू, पीवाईक्यू सहित खत्म कर चुके हैं। और अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पर विजिट करके देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम सब क्या कहते हैं कि जैसे थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी के लास्ट में थ्योरी पढ़ने के बाद इस एकदम लास्ट में क्या रहता है कि जिस चैप्टर को हम पढ़ते रहते हैं उस चैप्टर्स के संबंधित जितना भी पीवाईक्यू रहता है उस पीवाईक्यू को हम सब करते हैं। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप अनेक वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए पिछले अध्याय में यहाँ पर देखिए लिखा गया है, पिछले अध्याय में हम निम्नलिखित निम्नलिखित का अध्याय कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर टॉपिक दिया गया है, इसलिए हम बोलते हैं कि आप अगर इसके पहले वाले क्लास को देखेंगे तो इस क्लास को और अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं तो ये हमारी वजह नहीं है। तो देखिए बताया गया कि जैसे कि अभी हमने इसके पहले वाले क्लास में पढ़ा है कि भारतीय जो भूक्षेत्र पर अंग्रेजों का कब्जा, रियासतों का अधिग्रहण कैसे हुआ, नए कानून और प्रशासनिक स्थानों की शुरुआत कैसे हुआ, किसानों और आदिवासियों की ज़िंदगी में बदलाव कैसे हुआ, कौन-कौन से उनके पास समस्या आई ना। और लिखा गया है 19वीं सदी में आइए, और जैसे 19वीं सदी में क्या था, शैक्षिक अर्थात शिक्षा के मामलों में कैसे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने ऐसा बदलाव करना शुरू किया। उसके बाद महिलाओं के स्थिति के संबंध में वाद विवाद जैसे सती प्रथा और बाल विवाह, इन सब के बारे में हम सब पहले वाले क्लास में, इसके पहले वाले 6, 5, 2 इन सभी क्लासों में एक-एक चैप्टर में डिस्कस किए हैं। तो अगर आप सब इसको देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए दोस्तों, ये सभी पाठ को एक तरफ याद तो नहीं किया जा सकता है, पर अगर आप एक बार ऐसे एनसीईआरटी थ्योरी को सुने रहेंगे, कंसेप्ट को थोड़ा बहुत जाने रहेंगे, तो आप वहाँ पर जाने के बाद जो 4 विकल्पों में से सबसे बेस्ट वाला विकल्प को चुन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आशा है कि आप सबको अब इतना समझ में आ गया होगा कि यहाँ लिख कर बता दिया गया है कि आप पहले वाले चैप्टर को देख लीजिए। तो अगर देख लीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और हम हर एक चैप्टर के लास्ट में पीवाईक्यू बता लगाते हैं, क्योंकि जो भी और अंत मतलब बात आए तो जैसे कहा जाए तो इधर-उधर की पीवाईक्यू नहीं, बस इसी चैप्टर जो भी चैप्टर हम पढ़ते हैं उसी चैप्टर के पीवाईक्यू लगाते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए यहाँ तक अभी तक यहाँ तक भी वही सब बताया जा रहा है, कैसे-कैसे घटना घट रही थी। तो देखिए यहाँ तक भी अभी यही सब बताया जा रहा था कि उस समय कैसे-कैसे घटनाएँ घटी। तो अब देखिए हमारा चैप्टर शुरू होता है यहाँ से। कहाँ से? तो यहाँ से। देखिए लिखा गया है कि 1870 और 1880 कितना? 1870 और 1880 के दशक में ब्रिटिश ना ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज़्यादा गहरा हुआ। जो असंतोष था अर्थात जो ब्रिटिश शासक थी वह 1870 और 1880 तक आते-आते क्या हुआ, उसमें असंतोष हो गया, उसको और संतोष ही नहीं हो रहा था, वो और विस्तार पे विस्तार करना शुरू करने वाला था। तो अब देखिए उसने क्या-क्या और ज़्यादा से ज़्यादा कठिन कदम क्या उठाए। तो देखिए बताया गया कि असंतोष ज़्यादा गहरा हो गया। अब बताइए, देखिए लिखा गया है 1878 में। याद रखना दोस्तों, आराम से धैर्य बनाकर, अगर आपको लगे कि हाँ थोड़ा स्लो है तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। और पर अगर आपका पूर्व ज्ञान अच्छा हो तो, अगर आपको समझ में जल्दी आ रहा है तो, और नहीं तो आप ऐसे समझेंगे तो और अच्छा से समझ में आएगा। तो देखिए लिखा गया है कि 1878 में कौन सा? तो अल्प्स अल्प्स एक्ट। कौन सा था? अल्प्स अल्प्स एक्ट्स था ना। अब उसको पारित किया गया। अब देखिए ये एक्ट्स जो एक्ट था, एड एक्ट था ना, एक्ट था।
तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ से हम सब अपनी चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि 1870 और 1880 के दशक में जो ब्रिटिश था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थे, जो उसका शासक था, शासन के प्रति क्या हुआ, असंतोष हो गया। असंतोष का मतलब समझ सकते हैं दोस्तों। अब वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी जितना भी अपना विस्तार कर रही थी, जितने भी अधिकार कर रही थी, उसको अब और असंतोष था, अर्थात वो और विस्तार पर विस्तार करने वाली थी। तो अब देखिए अपने असंतोष में वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रही है, तो अब देखिए लिखा गया है कि 1878। तो याद रखना यहाँ से एकदम पॉइंट दर पॉइंट। और अगर आपको ऐसा लगे कि स्लो है तो आप स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं, पर अगर आपका पूर्व ज्ञान अच्छा रहे तो चलिए देखिए शुरू करते हैं। 1878 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने आर्म्स एक्ट ना आर्म्स एक्ट एक ठो पारित किया गया। तो अब देखिए ये आर्म्स एक्ट क्या था, तो बताया गया कि आर्म्स एक्ट पारित किया गया जिसके जरिए जो भारतीय लोग थे, भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। अर्थात ये जो एक्ट था 1878 में आर्म्स एक्ट जो पारित किया गया था, इसमें बताया गया कि जो भारतीय लोग थे, तो वे जो अपने पास हथियार रखते थे, अपने घर में जो हथियार रखते थे, तो उन सबको क्या कर दिया गया, छीन लिया गया। अर्थात उनको अगर रखते थे तो उन पर कानूनन क्या, जुर्माना या तो सजा दी जाती थी। अब देखिए दोस्तों, ऐसा उन्होंने क्यों किया, क्योंकि अगर वो सब हथियार रखते तो कहीं ना कहीं विद्रोह करते, और जब विद्रोह करते तो अंग्रेजी सेना को मारते। तो इसलिए ये एक्ट लागू किया। तो आशा है कि आप सबको समझ में आ गया होगा। तो इस बात को याद रखना, कभी कभी बहुत बार ऐसे पूछा जाता है कि जो आर्म्स एक्ट था ये क्या था, ये कब पास हुआ था या कब लागू किया गया था, और इसके सबसे मेन पॉइंट ये पूछता है कि इसमें क्या था, इसका उद्देश्य क्या था। ऐसे पूछता है कि आर्म्स एक्ट का उद्देश्य क्या था। तो इस बात को याद रखना, भारतीय थे उन जो अपने पास हथियार रखते थे, उस अधिकार को छीन लिया गया। अर्थात आप हथियार नहीं रख पाएंगे। अब आगे देखिए और क्या नियम लागू किए, तो और बताया कि उसी साल जब इस साल जो एक्ट पारित हुआ था, उसी साल बताया गया कि वर्नाकुलर, कौन सा एक्ट था, तो बताया गया वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट भी पारित किया गया। तो याद रखना कि ये जो वर्नाकुलर एक्ट था, ये भी देखिए था उसी साल पारित किया गया, अर्थात 1878 में भी। तो याद रखना। अब देखिए इसका मतलब यही बस पूछा जाता है कि वर्नाकुलर एक्ट का मतलब क्या था और आर्म्स एक्ट का मतलब क्या था। तो आर्म्स एक्ट का मतलब आप सबको समझ में आ गया कि जो भारतीय लोग जो थे, तो जो अंग्रेज थे, उन्होंने ऐसा ये एक्ट किया कि जो भारतीय लोग थे वह अपने पास हथियार न रख सके। और दूसरा क्या था कि जो वर्नाकुलर एक्ट था, तो इसमें क्या था, तो इसमें यह देखिए बताया गया कि इसमें पारित किया गया जिससे सरकार आलोचना करने वालों को चुप करा सके। अब चुप कराने का मतलब समझ सकते हैं कि मान लीजिए अगर सपोज कोई किसी पत्रिका के माध्यम से, किसी आवाज़ के माध्यम से, आवाज़ का मतलब किसी समूह में ग्रुप बनाकर जैसे रैली निकालते हैं और सबके माध्यम से क्या करे, उसको अंग्रेज को क्या कर पाए, वहाँ पर आलोचना, उसका अंग्रेज का आलोचना न कर पाए। तो अब देखिए इस नियम में और क्या थी, तो कठोर क्या था, तो इसमें बताया गया कि आलोचना ना, तो देखिए यहाँ पर बताया गया कि आलोचना जो थी, आलोचना करने वाले को चुप रखा सके, अर्थात जो आलोचना करने के इच्छुक रहे उन्हें चुप रखा सके। अब क्यों, तो देखिए बताया गया इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार, जो अखबार वाले होते हैं, किसी भी अखबार, अखबार में कोई भी आपत्तिजनक चीज छपी, तो सरकार उनकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को जब्त कर लेगी। तो इस बात को आप समझ सकते हैं कि जो वर्नाकुलर एक्ट था, तो इस एक्ट में ऐसा था कि अगर कोई भी अपने पत्रिका में, अपने समाचार पत्रों में, अपने समाचार जो भी रहता था वहाँ पर, जो कोई डायरी वगैरह या जो भी लिखते थे ना, इधर उधर चिट्ठी फैलाते थे, अगर ऐसा उन्होंने पाया, आपत्तिजनक ऐसे कुछ पाया, सरकार ने इस एक्ट में बताया कि अगर ऐसा व्यक्ति पाया तो क्या होगा कि उनके जो प्रिंटिंग प्रेस रहेगा उसको सहित और जितने भी उनके पास संपत्तियां रहेगी उनको जब्त कर लिए जाएंगे। तो इस बात को याद रखना दोस्तों। अब आगे देखिए, इतना आशा है कि आप सबको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए लिखा गया है जब्त कर सकती थी। अब आगे देखिए लिखा गया है कि 1883
1883 में सरकार ने इल्बर्ट्स बिल, याद रखना, वर्नाकुलर आर्म्स एक्ट, और अब ये क्या आ गया, तीसरा है कि इल्बर्ट्स बिल। तो अब ध्यान से इन तीनों में एक प्रश्न एकदम फिक्स है, एकदम श्योर है कि पूछ देता है कि इसका मतलब क्या है, तो इस बात को याद रखना। आगे देखिए लिखा गया है कि इल्बर्ट्स जो बिल था, तो इसमें बताया गया कि एल्बर्ट्स बिल में लागू करने का प्रयास किया गया। इसका जो बताया गया, इसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। अब देखिए क्यों हंगामा हुआ, तो बताया गया कि ये विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश, याद रखना कौन, तो याद रखना यहीं से परिवर्तन करके पूछता है, तो याद रखना कौन, भारतीय जो न्यायाधीश हैं, अर्थात जो भारतीय जो जज रहते थे उस समय, तो ब्रिटिश या यूरोपी, कहाँ के, ब्रिटिश या जो ब्रिटिश शासक थे और जो यूरोपीय शासक के व्यक्ति पर क्या कर सकते थे, मुकदमा करा सकते हैं, मुकदमा कर चला सकते थे। तो देखिए दोस्तों, पर क्या हुआ, जैसे ये देखिए ये इल्बर्ट्स बिल था, ये इल्बर्ट्स बिल अर्थात अंग्रेजों के खिलाफ था। तो क्या किया, देखिए इस बताया गया कि इसका प्रावधान किया गया और बताया गया कि जो भारतीय हैं, जैसे इन्होंने इल्बर्ट्स बिल में ऐसा हुआ कि जो भारतीय हैं, यह ब्रिटिश और यूरोपीय वाले के जो न्यायाधीश हैं ना, न्यायाधीश हैं अगर जो भारतीय, तो उन पर भी क्या कर सकते हैं, उनके ऊपर भी मुकदमा चला सकते हैं, ऐसा था। पर ये क्या हुआ, ये पास ही नहीं हुआ, अर्थात पास ही नहीं करने दिए अंग्रेज ने। तो देखिए आगे बताया गया कि क्या हुआ कि मुकदमा चलाया जा सकता था, बाकी बाकी काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सकी। और बताया गया जब अंग्रेज के विरोध वजह से सरकार यह नए विधायक वापस ले लिया, तो भारती ने जो, अब देखिए क्या हुआ कि ये क्या हुआ कि ये अंग्रेजों के विरुद्ध में था, क्योंकि जो भारतीय न्यायाधीश थे वो भी उनके ऊपर मुकदमा चला सकते थे, पर ये क्या था, विरोध में था भारतीयों के। तो क्या हुआ कि विधायक होते हैं ना, विधायक ने इसको क्या कर लिया, वापस लिया, विधायिकीय अर्थात जो वहाँ पर जो बनता है, जहाँ पर कानून बनता है वहाँ पर बताया गया, तो वहाँ से क्या हुआ, ये वापस ले लिया गया, अर्थात ये लागू ही नहीं किया गया। तो जब ऐसा हुआ तो भारतीयों को एकदम पता चल गया कि क्या पता चल गया, तो बताया कि देखिए भारतीयों ने इस बात पर काफ़ी विरोध किया और इसका विरोध भी किया, और फिर उसके बाद क्या हुआ कि इस घटना से भारतीयों में अंग्रेज के जो असली थे, अर्थात असली रवैये थे, अर्थात जैसे बताया जाए सिंपल वर्ड में कि जो भारतीय से जब ऐसा वापस ले लिया गया ना, जो कानून बनाया गया इसमें कि भारतीय लोग भी नए अंग्रेज के ऊपर मुकदमा चला सकते हैं अगर वो गलती करें, तो ये वापस ले लिया गया, लागू नहीं किया गया। तो इससे क्या हुआ कि भारतीय लोगों को अंग्रेज की असली रवैया, मतलब जैसे बोलते हैं असला रंग दिख गया ना। तो आशा है कि आप सबको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए यहाँ पर बताया गया कि जो पढ़े लिखे भारतीयों के एक अखिल भारतीय संगठन की ज़रूरत थी, अर्थात बताया गया कि जो पढ़े लिखे भारतीय हों उनकी एक संगठन की ज़रूरत थी। अब देखिए क्या हुआ कि 1880 से समूह से ना, जो 1880 में महसूस हुआ ये सब, कि ऐसा महसूस हुआ 1880 में कि क्या हुआ होना चाहिए कि पढ़े लिखे भारतीय समूहों का एक गठन होना चाहिए, अर्थात वह गठन में क्या रहे, सब लोग पढ़े लिखे रहे। तो देखिए आगे बताया गया कि महसूस हुआ इस बात को, तब क्या हुआ कि परंतु इल्बर्ट्स विधेयक ने इस चाह को और गहरा कर दिया, ये जो कानून था ये नहीं माना गया, तो इस चाह को क्या कर दिया, और भी गहरा हो गया। आगे बताया गया कि 1885 में देश भर में 72 प्रतिनिधियों ने बम्बई में सभा करने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया। कितने, याद रखना, 1885 में देश भर में कितने प्रतिनिधित्व, 72 प्रतिनिधित्व। हालांकि ऐसा इतना कभी नहीं जाएगा आपको डीप में, पर तब पर भी आप थोड़ा बहुत, आपका जैसे आप एक सार की तरह अर्थात सारांश की तरह देख रहे हैं, तो इन सब बातों को भी ध्यान देना है। तो देखिए लिखा गया है कि 1885 में क्या हुआ कि 72 प्रतिनिधियों ने बम्बई में, कहाँ पर, बम्बई में सभा किया, कितना, तो बम्बई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। तो याद रखना, बहुत बार ये एकदम श्योर है, पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो याद रखना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। अगर ये भी पूछ सकता है कि कितने प्रतिनिधित्व थे, तो याद रखना 72 प्रतिनिधित्व थे। कहाँ पर हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो याद रखना मुंबई में हुआ था। आगे देखिए लिखा गया है
कि क्या हुआ कि स्थापना का फैसला लिया गया ना। अब आगे देखिए बताया गया संगठन के प्रारंभिक नेता अर्थात ये जो 72 में थे, 72 प्रतिनिधित्व में थे, इसके संगठन के जो प्रारंभिक नेता थे तो याद रखना इनका नाम क्या था, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुन्नी तैयब जी ना। आगे भी लगा गया डब्ल्यू सी बनर्जी, सुरेंद्र दास बनर्जी। आगे है देखिए लिखा गया है रोमेश चंद्र दत्त एवं और क्या थे देखिए बताए एस एस सुब्रमण एस सुब्रमम एस सुब्रमण अय्यर थे। तो इस बात को याद रखना। आगे देखिए ये इतने लोग थे, तो ये भी कभी एक बार फिर से आप दोहरा लेना, क्योंकि अब देखिए टाइम ज़्यादा नहीं है, 14 तारीख को होने वाला ही है, इसलिए और हम एकदम 6-7 पूरा ख़त्म हो गया, 8 का आज हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा, बचेगा सिर्फ जियोग्राफी और पॉलिटी। तो इसको भी हम ख़त्म कर देंगे, क्योंकि जो जियोग्राफी है क्लास 8 की वह ज़्यादा से ज़्यादा पहली तो 6 चैप्टर है और उसके कम पेजेस हैं, तो उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में 2-2 चैप्टर ख़त्म कर देंगे। तो सिर्फ पॉलिटी बचेगा, आराम से समझना। तो आगे देखिए अब बताया गया कि इसमें भी इसलिए बताया कि एक बार इसको याद कर लेना, कि पूछ देगा कि जो 72 प्रतिनिधित्व में से कौन से नहीं हैं, तो एक बार इसको याद रखना। हालांकि ऐसा नहीं पूछेगा, क्योंकि 72 लोग थे, अब 72 लोगों का नाम कौन याद करेगा ना, तो याद रखना। पर ये जो प्रमुख थे, जैसे कि दादा भाई नौरोजी पूछ देता है ना, तो इस बात को याद रखना। आगे देखिए लिखा गया है कि क्या हुआ कि अब यहाँ लिखा गया अन्य प्रायः बम्बई और कलकत्ता के ही सीधे नौरोजी व्यवसायिक और प्रचारक थे। तो और क्या हुआ, ये बम्बई और कलकत्ता कहाँ से, तो बम्बई और कलकत्ता के नौरोजी व्यवसायिक प्रचारक थे। आगे देखिए लिखा गया है कि वे लंदन में रहते थे। जो नौरोजी थे ये बताया गया कि वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी थे। तो अभी देखिए दोस्तों, आया था कि पढ़े लिखे लोगों का रहना चाहिए ना संगठन, तो इसीलिए बताया गया कि जो दादा भाई नौरोजी थे और ये सब जो 72 लोग थे, तो बताया गया कि इसमें एक लोगों का बताया गया कि ये लंदन में रहते थे और वहाँ पर बताया गया कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद समझ सकते हैं कि ब्रिटिश मतलब जो अंग्रेज थे वहाँ के संसद के सदस्य थे। तो जब वहाँ के संसद के सदस्य थे तो आप समझ सकते हैं ना कि क्या नियम कानून उनकी जो क्या बोलते हैं अंग्रेज की जो चालबाजी है सबको समझ गए होंगे। तो बताया गया कि ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे, उन्होंने युवा राष्ट्रवादियों का मार्गदर्शन किया, अर्थात उन्होंने क्या किया कि जो युवा राष्ट्रवादी थे उनका आप मार्गदर्शन करना लगे। आगे बताया गया कि सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर ए.ओ. हुम, तो याद रखना जो ए.ओ. हुम थे ये क्या थे, तो ब्रिटिश अफसर थे, ये ब्रिटिश अफसर थे। आगे बताया गया कि ए.ओ. हुम ने भी विभिन्न क्षेत्रों में भारतीयों को निकट लाने का अहम भूमिका अदा किया। तो इस बात को याद रखना दोस्तों। देखिए कई बार ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है कि प्रचारक क्या होता है, तो इसको भी देखिए पढ़ लीजिए। बताया गया ऐसा व्यक्ति हो जो सूचनाओं के प्रसार, रिपोर्ट, बैठाने में भाषण आदि के जरिए किसी भी खास विचार को प्रचार करता हो ना। तो जैसे आज हम सब इस आधुनिक समय में समझ सकते हैं कि जो हमारा एडवर्टाइज होता है ना, एडवर्टाइज होता है किसी भी प्रोडक्ट के बारे में और किसी भी बात के बारे में, ट्विटर होता है, तो उन सबको हम सब क्या करते थे, प्रचारक बोलते थे। आगे देखिए यहाँ पर देखिए लिखा गया है कांग्रेस किसके पक्ष में बोलने का प्रयास कर रही थी। अब देखिए कांग्रेस का जब गठन हुआ तो वह किसके पक्ष में बोल रही थी, अर्थात अंग्रेज के पक्ष में कि भारतीयों के पक्ष में। तो आगे देखिए बताया गया जनवरी 1886 में द इंडिया मिरर नामक अखबार, तो इस बात को याद रखना, कभी कभी ऐसा भी पूछ दिया जाता है कि द इंडिया मिरर क्या है, बस ऐसे पूछेगा द इंडिया मिरर ये क्या है, ऐसे पूछेगा क्या है, अखबार है, बोलेगा पुस्तक है, और बोलेगा आंदोलन है, तो इसको याद रखना। तो ये जो द इंडिया मिरर नामक ये क्या है, तो ये अखबार है, ये क्या है, अखबार है। आगे देखिए बताया गया कि बम्बई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस हमारे देश के भावी जो संसद के केंद्रीय हैं और यह हमारे देशवासियों के लिए अल्पकालीन रूप से लाभकारी
न लाभकारी परिणामों को जन्म देगी। आगे देखिए बताया गया बदरुद्दीन तैयब ने बताया गया 1887 में अध्यक्ष की हैसियत से कांग्रेस को संबोधित किया। तो इसको भी याद रखना, कभी पूछ सकता है कि जो बदरुद्दीन तैयब थे, तो बदरुद्दीन तैयब ने 1887 में क्या अध्यक्ष की हैसियत से कांग्रेस को संबोधित किया। तो कांग्रेस को क्या किया था, संबोधित किया था। आगे देखिए लिखा गया है यह कांग्रेस भारत के किसी एक समुदाय के प्रतिनिधियों से मिलकर नहीं बनी है, बल्कि यह भारतीयों के सभी समुदाय की संस्था थी। अर्थात जब भारतीयों की संस्था थी तो आप समझ सकते थे कि यह भारतीयों के लिए ही, अर्थात भारतीयों के पक्ष में ही थी। आगे देखिए यहाँ पर आगे देखिए लिखा गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो दादा भाई नौरोजी थे, तो बताया गया कि नौरोजी की पुस्तक, तो इनको भी याद रखना, इसको बहुत बार पूछा जाता है कि जो दादा भाई नौरोजी थे उनकी पुस्तक क्या था, तो पॉवर्टी एंड कौन था, तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल कौन था, कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इसको याद रखना, कभी कभी पूछा जाता है कि दादा भाई नौरोजी के पुस्तक का नाम है, अर्थात ये दे देगा पार्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह किसकी पुस्तक है या यह क्या है, ऐसे भी पूछ सकता है, तो इस बात को याद रखना। आगे देखिए बताया गया ब्रिटिश शासक के आर्थिक परिणामों की बहुत तीखी आलोचना की थी। अर्थात इन्होंने ब्रिटिश शासक के जो आर्थिक का मतलब समझ सकते हैं, जो अपना टैक्स वगैरह ये सब वसूलती थी, उसके परिणाम में बहुत ही आलोचना किए थे। तो आगे देखिए बताया गया कि उभरता हुआ राष्ट्र, अब देखिए कैसा उभरता हुआ राष्ट्र है, अर्थात अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो अंग्रेज थे उनका विद्रोह हो रहा है, विरोध हो रहा है, और अपना जो राष्ट्र है भारतीय जो है वो उभर रहे हैं। तो अब देखिए लिखा गया है कि अक्सर कहा जाता है कि अपने हमारी 20 सालों में कांग्रेस अपने उद्देश्य और तरीकों के लिहाजा से मध्यम मार्गी पार्टी थी। अर्थात उस समय क्या थी कि कांग्रेस जो थी वह मध्यम मार्गी पार्टी थी। आगे देखिए बताया गया कि इस दौरान क्या हुआ कि इस दौरान कांग्रेस ने सरकार और शासन में भारतीयों को और ज़्यादा गहरा न और ज़्यादा जगह दिया। सॉरी दोस्तों, देखिए और क्या हुआ कि जो भारतीयों को और ज़्यादा जगह दिया, किसने, तो जो कांग्रेस थे, कांग्रेस ने क्या हुआ कि भारतीयों को और ज़्यादा जगह दी जाने के लिए आवाज़ उठाई गई। अर्थात जो कांग्रेस थे उन्होंने, अर्थात ऐसा हुआ कि कांग्रेस को और जगह दिया जाए। अब देखिए आगे है कि कांग्रेस का आग्रह था कि जो कांग्रेस का संगठन बनाया गया, पर 72 लोगों ने मिलकर बनाया, तो उनका अब अंग्रेज के सामने क्या आग्रह कर रहे हैं, तो बताया गया कि उनका आग्रह था कि विधान परिषदों में भारतीयों को ज़्यादा जगह दी जाए। बताया कि अब वो जो कांग्रेस, अर्थात जो कांग्रेस 72 प्रतिनिधित्व थे, अब उन्होंने ऐसा बनकर अब जहाँ पर नियम कानून बनाए जा रहे थे वहाँ पर भी जाकर आग्रह कर रहे हैं वहाँ से कि जो भारतीय लोग हैं उनको भी क्या किया जाए, अधिक से अधिक क्या प्रांतों को परिषद में रखा जाए। तो देखिए बताया गया कि प्रांतों में परिषद में नहीं है, वहाँ पर उनका गठन किया जाए। और बताया गया कि कांग्रेस चाहती थी कि सरकार भारतीयों को भी ऊंचे पद, अर्थात जो भारतीय लोग थे तो उनको भी क्या अब ऊंचे पद दिए जाएं। तो इस बात को याद रखना। आगे देखिए, अब ये सब कहानी है, बस समझते चलिए, सुनते चलिए। आगे देखिए बताया गया कि इस काम के लिए कांग्रेस ने, इस बात को याद रखना, इस काम के लिए उसने, अर्थात कांग्रेस ने मांग की थी कि सिविल सेवा का मतलब समझ सकते हैं दोस्तों, इस समय जो डीएम अर्थात यूपीएससी जो होता है, यूपीएससी अर्थ सिविल सेवा के लिए लंदन के साथ साथ भारत की परीक्षा आयोजित किया जाए। अर्थात जो पहले लंदन में सिविल सेवा होती थी, अब बताया कि जो भारतीयों को भारत में भी सिविल सर्विस सेवा होना चाहिए, अर्थात यहाँ भी डीएम वगैरह सब लोग बनने चाहिए। किसने मांग की थी, तो कांग्रेस ने। देखिए बताया गया कि शुरुआत से ही कांग्रेस सभी भारतीय लोगों के हक में और उनकी ओर से बोलने का संकल्प व्यक्त कर रही थी। तो इससे ऐसा पता चलता है कि जो कांग्रेस थी वह भारतीयों के लिए ही थी ना, अर्थात भारतीयों के पक्ष में ही थी।
आगे देखिए यहाँ पर अभी हम सब पढ़े क्या हुआ कि उन्होंने बताया कि जो सिविल सिविल सेवा होती है वह लंदन के बजाय ना वह भारत में भी परीक्षा आयोजित होना चाहिए। आगे देखिए लिखा गया है कि शासन व्यवस्था के भारतीयकरण की मांग नस्लवादी के खिलाफ चल रहे आंदोलनों का एक हिस्सा था। क्योंकि क्योंकि बताया गया तब तक ज़्यादातर महत्वपूर्ण नौकरियां पर गौर अफसर ना कौन थे तो गोरे अफसर थे। उस समय क्या था कि महत्वपूर्ण नौकरियों पर जो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी से बड़ी पदवी रहती थी तो उस पर क्या रहते थे कि जो गोरे अफसर अर्थात जो अंग्रेज रहते थे वही लोग कब्जा किए थे। आगे बताया गया कि अंग्रेज आमतौर पर यह मानकर चलते थे कि भारतीयों को जिम्मेदारी भरे पद नहीं दिए जा सकते हैं। उन्होंने अर्थात अंग्रेजों ने ऐसा आमतौर पर ऐसा मानते थे कि जो भारतीय लोग हैं उन्हें भारी जिम्मेदारी अर्थात जो बड़ी जिम्मेदारी है उनको नहीं दिया जा सकता है। क्योंकि अंग्रेज अफसर अपने भारी भरकम वेतन का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटिश भेजते थे। अब इसलिए ऐसा हुआ कि जैसे अगर बड़ा पदवी रहेगा, बड़ी बड़ी पोस्टिंग रहेगी तो उसमें जो भारी वेतन अर्थात जो पैसा मिलेगा तो वही पैसा क्या भेजते थे वह सब यहाँ जो रहते थे वहाँ पर यहाँ से क्या भेजते थे अपने शहर वहाँ अपने देश ब्रिटेन भेजते थे। तो आगे देखिए बताया गया कि अगर हम सब छोटे छोटे पद ले लेंगे तो पैसा ही कहाँ से आएगा अर्थात यहीं ही खत्म हो जाएगा। आगे देखिए बताया गया कि इसलिए लोगों को उम्मीद थी कि भारतीयकरण से यहाँ की धन संपत्ति भी कुछ हद तक भारतीयों में रुकने लगी थी। भारतीयों की मांग थी कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के अलग अलग किया जाए। तो याद रखना ऐसे पूछा जाएगा किन की मांग थी, अंग्रेजों की या भारतीयों की मांग थी कि न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग अलग किया जाए। तो याद रखना ये भारतीयों की मांग थी कि जो न्यायपालिका अर्थात जो वहाँ पर नियम कानून और न्याय से संबंधित अर्थात न्याय दिए जाते हैं उसको और जो पालिका थी उसको अलग अलग किया जाए। अब देखिए आगे बताया गया आर्म्स एक्ट। अब देखिए यहाँ पर उसका विस्तार किया गया है ना। तो अब देखिए बताया गया कि जो आर्म्स एक्ट जो निरस्त किया गया था, आर्म्स एक्ट निरस्त किया गया और जो आर्म्स एक्ट था उसको अब क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। अर्थात जो बताया गया था अगर आप कमेंट करेंगे तो और अच्छा हमें लगेगा। तो देखिए जो आर्म्स एक्ट था तो इसमें बताया गया था कि इसमें जो भारतीय लोग थे यह अपने पास हथियार को नहीं रख सकते हैं। तो इस बात को याद रखना। आगे देखिए बताया गया है कि क्या हुआ कि ये निरस्त कर दिया गया अर्थात इसको हटा दिया गया। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि निरस्त का मतलब क्या होता है, किसी भी कानून को समाप्त कर देना। आगे देखिए बताया गया है कि निरस्त कर दिया गया और अभिव्यक्ति व बोलने की स्वतंत्रता दी गई अर्थात वह अब बोल भी सकते थे वहाँ पर जाकर अपनी अर्थात इसके यहाँ पर आप समझ सकते हैं उनसे क्या किया गया कि बोलने की स्वतंत्रता दी गई। तो बोलने की स्वतंत्रता के लिए कौन सा नियम था तो बाध किया गया था ना, कौन से नियम के एक्ट के साथ। अगर आप जस्ट अभी 2-4 मिनट अगर आप ध्यान से सुने होंगे तो आप उसको कमेंट करके बताएंगे, अच्छा है अगर कमेंट करेंगे आप। तो देखिए लिखा गया है तो आगे देखिए बताया गया कि शुरुआती सालों में कांग्रेस ने कई आर्थिक मुद्दे थी वही वहाँ पर भी क्या हुआ, वहाँ पर भी उठाए अर्थात जो भारतीय थे कांग्रेस थी उन्होंने क्या किया, जो आर्थिक मुद्दे थे अर्थात जो भी मुद्दे आते थे यहाँ पर भारतीयों के सामने वो मुद्दे वहाँ पर उठाती थी। कहाँ पर, वहाँ न्यायपालिका कार्यपालिका में जाकर। आगे बताया गया कि क्या हुआ कि भारतीय ब्रिटिश शासन की वजह से ही गरीबी और अकाल पड़ रहे थे। अर्थात जो भारत में क्या होता था कि ब्रिटिश शासकों की वजह से ही गरीबी और अकाल पड़ रही थी। आगे देखिए यहाँ पर लिखा गया है आगे कि बढ़ते लगान अर्थात टैक्स था, बढ़ते लगान के कारण काश्तकार और जमींदार विपिन ना क्या था कि काश्तकार और जो जमींदार थे वे विपन्न सॉरी दोस्तों यहाँ पर क्या है, विपन्न हो गए थे। विपन्न मतलब खिन्न हो गए थे और अनाज के भारी निर्यात की वजह से खाद्य पदार्थों का अभाव हो गया था ना। क्या हो जाता था, निर्यात नहीं हो पा रहा था तो वहाँ पर खाद्य पदार्थों का अभाव हो जा रहा था। आगे बताया गया कि कांग्रेस ने मांग की थी कि लगान कम किया जाए, जो टैक्स है उसको कम किया जाए ना। फौजी खर्चों में कटौती की जाए अर्थात जो फौजी खर्च हैं उनमें कटौती किया जाए, कम किया जाए। सिंचाई के लिए ज़्यादा अनुदान किया जाए ना अर्थात ज़्यादा सुविधा दिया जाए, उनको लिए पैसा खर्च किया जाए। उसने
बताया कि उसने नमक कर, जो नमक अर्थात जो नमक पर टैक्स लगा था, विदेशियों पर भारतीय मजदूरों के साथ होने वाले बर्ताव और भारतीयों के कामों में दखल अंदाज करने वाले वन प्रशासन की वजह से क्या होता था, वनवासियों की जो बढ़ती मुश्किलों थे उसके बारे में भी सारे प्रस्ताव पारित किए गए। अर्थात क्या हुआ, जब कांग्रेस आई तो कांग्रेस ने ये सब सारे सारे मुद्दे को वहाँ पर रखा और उनसे मनवाया। अर्थात तो तब वो क्या कर दिए कि प्रस्तावित कर दिए कि हाँ ठीक है, ऐसा होगा आगे। अब आगे देखिए बताया गया कि इससे पता चलता है कि पढ़े लिखे संपन्न वर्गों की संस्था होते हुए भी कांग्रेस केवल पेशेवर समूहों, जमींदारों और उद्योगपतियों के हक में ही नहीं बोल रही थी। अर्थात पढ़े लिखे थी, पर क्या पढ़े लिखे का मतलब अब ये नहीं था कि वह अंग्रेज के पक्ष में भी बोलने लगी ऐसे वैसे, नहीं, वे एकदम निष्पक्ष और भारतीयों के पक्ष में ही थी। आगे देखिए बताया गया कि मध्यमार्गी नेता, जो मध्यमार्गी नेता थे ना, नेता जनता को ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण चरित्र के अवगत कराना चाहते थे। उन्होंने अखबार निकाले, लेख लिखे और यह साबित करने का प्रयास किया कि ब्रिटिश शासन केंद्र जो ब्रिटिश शासन देश का आर्थिक तबाही की ओर ले जा रहा है। उन्होंने अपने भाषणों में ब्रिटिश शासन की निंदा की ना, ब्रिटिश शासन की निंदा की किसने, तो ये अब लेखकों के माध्यम से ये सब, अर्थात जो पत्रिकाओं के माध्यम से अब होने लगा, ये निंदा वगैरह भी होने लगा। पहले इसके बाद कौन सा एक्ट था देखिए, हाँ, वर्णानुकूलन एक्ट था जो अभी हमने पूछा। तो उस एक्ट से क्या था कि कोई भी किसी अंग्रेज के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकता है, कोई प्रिंटिंग प्रेस में कुछ ऐसा नहीं छाप सकता है। पर क्या हुआ, ये सब जब निरस्त हुआ तो सब लोग अपने पत्रिकाओं के माध्यम से, अपने वाणियों के माध्यम से सबका क्या करने लगे, निंदा करने लगे। आगे देखिए बताया गया कि जनमत निर्माण के लिए देश के विभिन्न भागों में अपने प्रतिनिधि भेजे जाने लगे। आगे बताया गया कि लेकिन मध्यमार्गियों को यह भी लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता व न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, इसलिए वे भारतीयों की न्यायसंगत मार्गों को स्वीकार कर लेंगे। लिहाजा जो कांग्रेस था, लिहाजा कांग्रेस का मानना था कि सरकार को भारतीयों की भावनाओं से अवगत कराया जाए। कांग्रेस का मानना था कि जो भारतीय थे उन्हें अवगत कराया जाए इन सभी बातों को। तो आगे देखिए यहाँ पर लिखा गया है सोने की चाह में ना, तो ये देखिए लिखा गया है लिखा गया है डिनशाह वाच नामक एक मध्यमार्गी नेता थे, याद रखना इनको। आगे देखिए बताया गया कि 1827 में 1827 में नौरोजी को संबोधित करते हुए लिखा गया है, बताया गया कि आजकल के जो फिरोज शाह अपने निजी कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। जो भी फिरोज शाह थे उन्होंने बताया कि अपने कामों में बहुत निजी रहते हैं, ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। बताया गया कि वे लोग अपने काफ़ी अमीर हैं। बताया गया कि तेलंग साहब भी व्यस्त रहते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि अगर सभी लोग सोने की चाह में इतने व्यस्त रहेंगे तो देश की प्रगति कैसे होगी। इसका मतलब ये है दोस्तों, हम समझा रहे हैं आप सबको। जो 72 लोग थे तो 72 लोगों में से इन्हीं में से देखिए कोई था एक कि फिरोज शाह थे और एक डिनर वाच थे, इन सब या नौरोजी थे। ये सब क्या होता था, तो बताया गया कि ये क्या होता था, आपस में ही व्यस्त रहते थे या कुछ भी मुद्दे में व्यस्त रहते थे, अर्थात बेफालतू के, अर्थात सोते रहते थे, ऐसा बताया गया। तो ये सोने का सिर्फ शीर्षक लिया गया है, तो इस बात को याद रखना। आगे देखिए बताया गया कि अब यहाँ पर देखिए लिखा गया कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो अब देखिए यहाँ से एक से एक नारे और एक से एक आंदोलन चलना शुरू होगा। तो ध्यान से एकदम कंसंट्रेट माइंड करके सुनते रहिए और समझते रहिए। तो देखिए लिखा गया है स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो आप ही आगे पता चलेगा कि इसे कौन बोला भी था। तो आगे देखिए बताया गया कि 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों को सवाल खड़ा करने लगे थे। क्या हुआ कि जो 1890 तक आया, 1890 तक क्या हुआ कि कांग्रेस थी उसकी राजनीति के तौर तरीकों पर भी क्या हुआ कि लोगों ने एक सवाल खड़ा करने लगे, अर्थात अब कांग्रेस का भी विरोध करने लगे थोड़े से। पर देखिए आगे बताया गया कि जैसे कि बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र में, अब बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में जैसे बताया गया बिपिन चंद्र पाल
बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय जैसे नेता, जैसे नेता ज़्यादा ज़्यादा आमूल परिवर्तनवादी उद्देश्य थे, अर्थात ये सब और ज़्यादा परिवर्तनवादी उद्देश्य रहते थे। तो अब देखिए बताया गया कि और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगते थे। उन्होंने निवेदन की कि जो राजनीति के लिए नरमपंथी, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अब ऐसा विरोध नहीं किया कि उनका भी विरोध करके बताएं कि आप कि सरकार अर्थात जो आप ब्रिटिश के लिए काम कर रहे हैं, सरकार के लिए अंग्रेजों के लिए ऐसा नहीं, बस विरोध किया कि जो आप कर रहे हैं उसमें थोड़ा और परिपक्वता लाइए। तो अब देखिए कौन कौन, तो बताया गया एक नरमपंथी थे। अब देखिए बताया गया कि नरमपंथी की आलोचना की और आत्मनिर्भर और रचनात्मक कामों को महत्व पर जोर दिया। उनका कहना था कि जो ये लोग विरोध कर रहे थे, उनका कहना था कि लोगों को सरकार के नेक इरादों पर नहीं बल्कि अपनी ताकत पर भरोसा रखना चाहिए। अर्थात जो बताया गया कि जो कांग्रेस रहती थी, कांग्रेस क्या रहती थी, कोई भी मुद्दे को वहाँ से प्रेम से मनवाती थी ना। तो अब क्या हुआ कि जो ये सब विरोध कर रहे थे जैसे बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, ये सब अब ऐसा नहीं कि कांग्रेस को ही बोल रहे थे आप घूसखोर हैं, ऐसे नहीं, बताया कि जो आप प्रेम से मनवा रहे हैं और ये अगर मान लो नहीं मान रहे तो आप इसमें ना क्या कर दीजिए, बताया कि इसका जो नेक इरादा है यह नहीं है बल्कि इसमें अपनी ताकत पर भरोसा रखिए। अगर कि नहीं मानेंगे तो हम मनवाएंगे, चाहे जैसे मनवाएंगे, हर एक चीज़ को मनवाएंगे, ऐसा कहिए। तो इन सबको बात ऐसा था, ऐसा विरोध था। आगे बताया गया स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और यह मैं लेके रहूँगा। और उन्होंने इन सबों ने ऐसा नारा दिया कि क्या किया कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और यह मैं लेके रहूँगा। आगे देखिए लिखा गया कि यहाँ पर देखिए लिखा गया 1905 में वायसराय का करजन ने, तो याद रखना आगे देखिए बताया गया 1905 में वायसराय करजन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। याद रखना बहुत बार पूछा जाता है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो याद रखना 1905 में, यही प्रश्न पूछा जाता है ना। तो कभी कभी पूछा जाता है कि किसने किया था या किसके अध्यक्षता या किसके अकॉर्डिंग हुआ था। तो वह जो वायसराय जो करजन थे, तो इसको याद रखना, नहीं तो बस इतना पूछा जाता है बंगाल का विभाजन कब हुआ, तो 1905 में, इसका याद रखना। आगे देखिए बताया गया कि उस वक्त बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा हिस्सा था। तो जब उस समय बंगाल का विभाजन हुआ था तो उस समय बताया गया कि जो बंगाल था ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। बताया गया बिहार उड़ीसा के कुछ भाग भी उस समय बंगाल के हिस्से में थे। अर्थात बताया गया कि जो बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग कहाँ पर थे, तो बंगाल में थे। आगे बताया गया कि अंग्रेजों का कहना था कि प्रशासकीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंगाल का बंटवारा करना जरूरी था। अर्थात अंग्रेजों ने जब बंटवारा करने के बाद ऐसा बताया गया कि क्या बताएं कि देखिए उन्होंने ऐसा तर्क दिया कि बताया कि जो बंगाल का बंटवारा करना जरूरी था, किस मायने में, तो बताया गया कि ये प्रशासनिक सुविधा, अर्थात प्रशासन जो रहता था बहुत बड़ा हो गया होगा, इसीलिए कहा है कि इसको विभाजन करके थोड़ा कम लोड लेकर, अर्थात वहाँ पर अलग प्रशासन हो जाएगा तो कम होगा, अर्थात कम ही लोड होगा, कम ही विरोध होगा। आगे देखिए बताया गया कि बंगाल का बंटवारा करना जरूरी था, परंतु इस प्रशासनिक सुविधा का मतलब था कि इससे किसको सुविधा मिलने वाली थी। जाहिर है कि इसका ताल्लुक था अंग्रेज अफसर और व्यापारियों के ही फायदे थे, क्योंकि जब उन्होंने समझ सकते हैं इतना चालबाजी कर रहे हैं तो वाकई उनको ही फायदे होंगे। तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि अंग्रेज अफसरों और व्यापारियों को ही फायदे होते होंगे। आगे देखिए बताया गया लेकिन सरकार ने गैर बंगाली इलाकों को अलग करने की बजाय उसे अब क्या किया कि अलग करने की बजाय उसे पूर्वी भारत को अलग करके असम में मिला दिया। तो अब उनको एकदम अलग कर देना चाहिए, पर उन्होंने क्या किया कि पूर्वी भाग थे, बंगाल के जो पूर्वी भाग थे उसको असम में मिला दिया। कहाँ पर? असम में मिला दिया। और बताया गया पूर्वी बंगाल को अलग कर दिया, अर्थात वहाँ पर क्या हो गया, पूर्वी बंगाल हो गया। आगे देखिए लिखा गया है कि अलग करने के पीछे
अलग करने के पीछे जो अंग्रेज का मुख्य उद्देश्य यह रहा होगा कि बंगाल राजनेताओं को प्रभाव पर, अर्थात जो बंगाल के राजनेता थे उसके प्रभाव पर हम क्या कर सकेंगे, अंकुश कर सकेंगे, अर्थात कंट्रोल कर सकेंगे। इसीलिए ना, क्योंकि अगर सभी लोग मिलकर रहेंगे तो अगर ऐसा होगा तो हम सब पीछे हट जाएंगे, अर्थात हम सब कमज़ोर पड़ जाएंगे। अगर ऐसे अलग कर देंगे तो वहाँ के मान लीजिए यहाँ पर विद्रोह कर रहे हैं तो वहाँ पर हम अच्छे करेंगे तो वहाँ वाले नहीं करेंगे, यहाँ करेंगे तो यहाँ वाले नहीं करेंगे, अर्थात ये दोनों आपस में भिड़ कर इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। तो ऐसा इसलिए उन्होंने ऐसा किया कि हम वहाँ पर अंकुश लगा सकते हैं। आगे देखिए बताया गया कि बंगाली जनता को बांट दिया गया। बंगाल के विभाजन थे, देश भर में गुस्से की लहर फैल गई। अब जो बंगाल थे, जब बंगाल का विभाजन हो गया तो वहाँ पर भी गुस्से की लहर फैल गई। अब बताया गया कि मध्यमार्गी और आमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस ने सभी धड़ों से इसका विरोध किया था। सभी ने इसका क्या किया, विरोध किया। जो बंगाल की और जहाँ पर थे सभी लोगों ने इसका विरोध किया। विशाल जनसभा का आयोजन हुआ। अब देखिए विशाल जनसभा का आयोजन हुआ, अर्थात सब लोग इकट्ठे हुए, जुलूस निकाले, जनप्रतिरोधियों के नए नए रास्ते ढूंढे गए, अर्थात उन सबको विरोध करने के लिए नए नए रास्ते ढूंढे गए। बताया गया जिससे जो संघर्ष उपज, अर्थात जो भी संघर्ष, अर्थात जो भी जैसा भी उन सबको आइडिया आता था वे सब अपना स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता था और ये सब अपना आंदोलन करना शुरू कर दिया। अब आगे देखिए बताया गया कि यह आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था, परंतु बताया गया ये अन्य इलाकों में भी था। तो यहाँ पर बताया गया कि ये अब क्या हुआ, आंदोलन शुरू हो गया। तो याद रखना। अब आगे देखिए, यहाँ पर देखिए बताया गया कि मेज पर रखे अखबार का नाम देखिए तिलक, याद रखना कौन, तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक के संपादन में, जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने केसरी बताया गया कि बाल गंगाधर तिलक ने संपादन में वाले मराठी, याद रखना कभी कभी पूछता है कि जो मराठी अखबार था, अखबार केसरी था ना, तो याद रखना बहुत बार ऐसा पूछा जाता है ये केसरी पत्रिका थी यह किस भाषा में थी, बहुत बार पूछा जाता है। तो इस बात को याद रखना कि जो केसरी पत्रिका थी वह मराठी भाषा में थी। इस बात को याद रखना बहुत बार, अभी हम इसको PYQ में कराएंगे तो इस बात को याद रखना। केसरी पत्रिका थी या मराठी भाषा में थी, पहली बात। और दूसरी बात, यह किसने संपादित किया था, तो तिलक अर्थात बाल गंगाधर तिलक ने। ब्रिटिश शासन का कट्टर आलोचक था, अर्थात ये जो पत्रिका थी, ऐसे भी पूछ सकता है कि जो केसरी पत्रिका थी इसमें किसका आलोचना की जाती थी, तो याद रखना ये ब्रिटिश शासक की आलोचना की जाती थी। आगे देखिए, अभी हम सब क्या पढ़े कि जो आंदोलन हुआ बंगाल में सबसे ज़्यादा खतरनाक हुआ। तो यहाँ पर आप ये एक दृश्य देख सकते हैं कि कैसा आंदोलन है। यहाँ पर कितने लोग इकट्ठे होकर हर एक चीज़ अपने मुद्दे को मनवाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे देखिए बताया गया कि इसकी भारी अनगुंजी सुनाई दी, अर्थात भारी जो ये सब था ये प्रभाव पड़ा। आगे बताया गया उदाहरण के लिए आंध्र के डेल्टा इलाकों में इसे वंदे भारत आंदोलन के नाम से जाना जाता है, अर्थात ये जो बंगाल का आंदोलन हुआ तो इस बंगाल के आंदोलन को वंदे भारत आंदोलन, तो याद रखना कभी कभी पूछ सकता है, हालांकि अभी नहीं पूछा गया है। तो याद रखना ये जो वंदे भारत था, अर्थात जो बंगाल में ये आंदोलन शुरू हुआ तो इस आंदोलन को वंदे भारत आंदोलन, वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाने लगा। आगे देखिए बताया गया कि स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया और स्वयं सहायता, स्वदेशी उद्यमों, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया। बताया गया कि जो स्वराज के लिए अमूल परिवर्तनवादी ने जनता को लामबंद करने की ब्रिटिश संस्थाओं वह भारतीयों के बहिष्कार पर जोर दिया। कुछ लोग क्या थे, कुछ लोगों ने ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा करने लगे, अर्थात वे लोग कहाँ थे, वे आंदोलन करते क्या हुआ, क्रांतिकारी हिस्सा, अर्थात वे हिंसा भी कर देते थे गुस्सा में आकर, ऐसा बताया गया। तो आगे देखिए बताया गया कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में कई दूसरे महत्वपूर्ण घटनाएं
भी घटी। बताया गया कि 1906 में मुसलमान जमींदारों और नवाबों के एक समूह में ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, याद रखना मुस्लिम लीग तो बहुत बार पूछा जाता है, तो मुस्लिम लीग किस में, तो 1906 में। बंगाल का विभाजन 1905 में। तो इन दोनों पॉइंट को याद रखना दोस्तों। इन दोनों में से कभी कभी क्या होता है कि एक तो पूछ देता है, तो याद रखना मुस्लिम लीग 1906 में, बंगाल विभाजन 1906 में। तो आप आगे देखिए, बताया गया कि क्या हुआ कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया गया 1906 में। अब बताया गया कि लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया, अर्थात जो लीग था वहाँ का, तो लीग ने क्या किया कि जो बंगाल विभाजन हो गया था तो उसका क्या किया, समर्थन किया। अर्थात ये सब लोग विरोध कर रहे हैं, पर ये जो मुस्लिम लीग थी उसका क्या किया, समर्थन किया। आगे देखिए, बताया गया कि लीग की मांग थी कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की व्यवस्था की जाए। बताया गया कि 1909 में सरकार ने यह मान ली। अर्थात 1909 में क्या हुआ कि सरकार ने यह मांग जो थी इन सब का, मुस्लिम लीग का, ये मान ली। आगे बताया गया कि अब परिषदों में अब परिषदों में क्या हुआ था, सीटें मुसलमान थे उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हो गया। अर्थात जो मुसलमान उम्मीदवार थे उनके लिए कुछ सीटें क्या हुआ, आरक्षित कर दिया गया। अब बताया गया कि जिन्हें मुसलमान मतदाताओं द्वारा, अर्थात उन्हें सिर्फ मुसलमान ही मतदाता वोट देते थे। अब कोई भी दे सकता था, बट जब अक्सर क्या होता था उसमें ये सब था, तो बताया गया कि मुसलमान मतदाताओं से ही चुन कर भेजा जाता था। आगे देखिए, बताया गया कि इससे राजनेताओं में अपनी धार्मिक समुदाय के लोगों को अपना राजनीतिक समर्थन बनाने का लालच पैदा हो गया। आगे देखिए, बताया गया कि 1907 में कांग्रेस टूट गया। अब 1907 क्या हुआ, 1907 आते कांग्रेस टूट गया। मध्यम मार्गी धारा बहिष्कार की राजनीति के विरोध था। बताया गया कि इन लोगों का मानना था कि इसके लिए बल प्रयोग की आवश्यकता होती है, जो कि सही नहीं है। संगठन टूटने के बाद कांग्रेस पर मध्यमार्गी का दबदबा बन गया। जो मध्यमार्गी लोग थे उनका दबदबा बन गया। और बताया गया कि जबकि तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक के अनुयायी बाहर से काम करने लगे थे। दिसंबर 1915 में, याद रखना दिसंबर 1915 में, तो इसको याद रखना, हो सकता है पूछ दे, क्योंकि 15 दिसंबर को ही क्या है वहाँ पर, 14 दिसंबर को ही हमारा पेपर होने वाला है, तो पूछ सकेगा। तो याद रखना दिसंबर कितना, तो 19, बताया गया दिसंबर 1915 में दोनों खेमों में एक भारी फिर एकता स्थापित हो गई। अर्थात मुस्लिम और जो कांग्रेस थे उनको क्या हुआ, एकता स्थापित हो गया। आगे बताया गया अगले साल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ना क्या हुआ, मुस्लिम लीग दोनों में एकता स्थापित हो गया। बताया गया कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग क्या किया कि आगे देखिए, बताया गया कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौता हो गया। तो याद रखना, बहुत बार पूछ सकता है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में कहाँ की समझौता हुई थी, तो याद रखना लखनऊ की समझौता पर दस्तखत हो गया, अर्थात सिग्नेचर हो गया कि अब यहाँ पर कोई विद्रोह नहीं करेगा। आगे देखिए, बताया गया कि दोनों संगठनों ने, तो जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस थी, ये दोनों संगठनों ने देश में प्रातिनिधिक सरकार की गठन कर ली, मिलकर काम करने का फैसला किया। अर्थात अब ये जो पहले 1906 में ना अलग की मांग की थी, तो अब क्या हुआ, आगे चलकर ये दोनों सेम हो गए, बराबर हो गए। अर्थात ये एक दूसरे में मिल गए और इन्होंने दोनों मिलकर सरकार के गठन के मिलकर काम करने का फैसला किया। आशा है कि आप सबको एकदम समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए लिखा गया है लाला लाजपत राय पंजाब के माने जाने राष्ट्रवादी थे। वह याचिका और निवेदनों की राजनीति का विरोध करने वाले आमूल परिवर्तनवादी एक प्रमुख नेता थे। वह सॉरी दोस्तों, देखिए वो क्या थे, आर्य समाज की भी सक्रिय सदस्य थे, तो इसको भी याद रखना। आगे देखिए, बताया गया कांग्रेसी हिंसा ना, कांग्रेस थी, क्रांतिकारी हिस्सा, सॉरी देखिए क्या है कि क्रांतिकारी हिस्सा, तो देखिए क्रांतिकारी क्या हिस्सा थी, तो समाज में आमूल बदलाव लाने के लिए हिंसा का उपयोग किया गया। आमूल अर्थात हिंसा का मतलब आप समझ सकते हैं क्या हुआ गया कि एकदम अगर शांति से नहीं मान रहे हैं तो जबरदस्ती मनवाया जाए, ये हिंसा होता है। तो बताया गया ये
क्या हुआ कि समाज में परिवर्तन लाने के लिए हिंसा का आमूल परिवर्तन किया गया। देखिए परिषद क्या होता है, प्रशासनिक सलाहकारी या प्रातिनिधिक दायित्वों को निभाने वाले मनोनीत या निर्वाचित संस्था थी। आगे देखिए बताया गया कि जन राष्ट्रवाद का उदय। क्या हुआ, जन राष्ट्रवाद का उदय। तो देखिए बताया गया 1919, याद रखना 1919 के बाद अंग्रेज 1900 बताया गया 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे एक आंदोलन में तब्दील हो गया, अर्थात बदल गया। अब क्या हुआ, दोनों का क्या हुआ, आंदोलन में बदल गया। अब 1919 में क्या हुआ, उन दोनों का संघर्ष करते हुए कितनी बात को मनवाएंगे, वहाँ पर जाते थे, कोई बात मानता था, कोई नहीं मानते थे। जो अंग्रेज था उनके अंदर ही सब कुछ था, तो कोई मानते थे, कोई नहीं मानता था। 4 बातों में से 5 बात मान लेते थे, 2-4 बात नहीं मानते थे, गुस्सा हो जाते थे सब लोग। तो क्या हुआ कि आगे चल के 1919 में क्या हुआ, अंग्रेजों के खिलाफ क्या हो गया, अब आंदोलन या आंदोलन का संघर्ष धीरे धीरे आंदोलनों में तब्दील अर्थात बदल गया। अब देखिए बताया गया कि किसान, आदिवासी, विद्यार्थी, महिलाएं बड़ी संख्या में इन आंदोलनों से जुड़ गए। आगे देखिए बताया गया कई बार औद्योगिक मजदूरों ने भी आंदोलन में, जो औद्योगिक अर्थात जो मजदूर वगैरह थे, वो भी क्या हुए, आंदोलन में योगदान ले लिए। बताया गया कि 20 के दशक में कुछ खास व्यावसायिक समूह भी कांग्रेस को सक्रिय समर्थन देने के लिए जो जो विशेष अर्थात व्यवसायिक में भी जो विशेष क्या थे, समूह लोग वगैरह थे, छोटे मोटे जो समूह थे, उन्होंने भी क्या किए, सक्रिय समर्थन अर्थात अपना पूरा समर्थन देने लगे कि हाँ हम करिए ऐसा, हम भी आपके साथ हैं, ऐसा वैसा। आगे देखिए बता ऐसा क्यों हुआ। अब देखिए ऐसा क्यों हुआ, बताया गया कि अब ऐसा क्यों हुआ, बताया कि जब बताया कि पहले विश्व युद्ध आप समझ सकते हैं कब हुआ था, 1914 में हुआ था। तो देखिए आप बताया गया कि जो 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो बताया गया 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीयों की ना भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी थी। अर्थात उसमें क्या हुआ था, बहुत भूखमरी वगैरह आ गई होगी ना। अब देखिए आगे जिक्र किया गया होगा, बताया गया कि स्थिति जो थी बदल दी गई थी। इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश शासक थी, सरकार के रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ था, अर्थात भारी खर्च हो गया था किसके, रक्षा में ही, क्योंकि जब युद्ध हुआ था तो समझ सकते हैं उसमें पैसा वगैरह बहुत जाता है। तो बताया उसमें क्या हुआ कि वे भारी इजाफा में खर्च हो गया। इस खर्चे को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक मुनाफे पर क्या किया, कर बढ़ा दिया था। और बताया गया कि सैनिक व्यय में इजाफे और युद्ध कर आपूर्ति की वजह से जरूरी कीमतों की वजह से भारी उछाल आया और आम लोगों की जिंदगी मुश्किलें हो गई। बताया गया कि दूसरी ओर व्यवसायिक समूह युद्ध के बेहिसाब मुनाफा काम कर रहे थे, जैसे कि आप अध्याय 6 और इसके बाद जैसे पढ़ सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है कि क्या हुआ कि पटरिया की मांग की गई। अब पटरिया क्या होता है, आगे देखिए बताया गया, पटरिया की मांग की गई और अन्य देशों में भारत आने वाले जो आयात में क्या हुआ, कमी आ गई। अब बहुत लोग कुछ वस्तुएं नहीं आ पा रही थी। अब वहाँ पर जब कमी आ गई तो बताया गया कि जब कमी आ गई तो बताया गया इस तरह युद्ध के दौरान भारतीय जो उद्योग थे उसका विस्तार हुआ और भारतीय व्यवसायिक समूह विकास के लिए और अधिक अवसरों की मांग की। क्या किया, और अधिक अवसरों की मांग की। आगे देखिए बताया गया कि युद्ध ने अंग्रेजों को अपनी सेना बढ़ाने के लिए विवश किया। जो युद्ध था ना, युद्ध के लिए क्या किया, अंग्रेज ने क्या किया कि सेना बढ़ाने के लिए विवश किया। अर्थात जब युद्ध हो रही थी तो अंग्रेजों ने भारतीयों को ही युद्ध में बताया कि हाँ शामिल होइए, लड़िए, ऐसे वैसे विवश कर दिया उन सबको शामिल होने के लिए। तो आगे देखिए बताया गया एक विदेशी युद्ध के खातिर क्या हुआ, गाँव में सिपाहियों की भर्ती की गई। अर्थात जब युद्ध हो रहा था उस समय तो क्या हुआ, विदेशियों ने गाँव को ना युद्ध के लिए गाँव में सिपाहियों की भर्ती की गई। अर्थात जो गाँव के जो कुछ भी जैसे भी रहते थे उनको भर्ती कर लिए अपने, कि चलिए आप लड़िए प्रथम विश्व युद्ध में ना। आगे देखिए बताया गया कि के लिए बदलाव सिपाहियों ने बताया गया दबाव डाला जाने लगा। आगे बताया बहुत सारे सिपाहियों को दूसरे देशों में युद्ध के मोर्चों पर भेज दिया गया और दूसरे देशों में क्या कर दिया गया, भेजने लगे सब लोग यहाँ पर जबरदस्ती भर कर उन सबको। आगे देखिए बताया गया
बहुत सारे सिपाही युद्ध के बाद यह समझदारी लेकर लौटे कि अब क्या हुआ कि जब वहाँ से जब लौट रहे थे तो अब देखिए क्या समझदारी लेकर लौट रहे हैं। बताया कि समझदारी लेकर लौटे कि जो साम्राज्यवादी शक्तियाँ एशिया और अफ्रीका के लोगों का बताया गया जिस तरह शोषण कर रही है, अर्थात बताए कि उनको ऐसा समझ में आ गया जो एशिया अफ्रीका जो लोग होते थे किस तरह शोषण कर रही हैं। फलस्वरूप ये लोग भी हम भारत में औपनिवेशिक शासक का विरोध करने लगे। आगे देखिए बताया गया कि इसके अलावा आने के बाद वो सभी भारत का भी औपनिवेशिक का मतलब अगर आप नहीं समझेंगे तो आप जान लीजिए आप इसके पहले वाले क्लास को नहीं देखे हैं, तो आप ये भी बता रहे हैं कि इसके पहले वाले क्लास को देख लेंगे। औपनिवेशिक शासन वही होता है जो अभी अंग्रेज के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पर ऐसे ही वर्ड चेंज करके देगा और अगर आपने ध्यान से नहीं सुना होगा कहीं तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो देखिए बताया गया इसके अलावा कितने तो 1917 में रूस की क्रांति पूछ सकता है, तो याद रखना 1917 में रूस की क्रांति। इस घटना के चलते किसानों और जो मजदूरों के संघर्षों का समाचार और समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे थे। बताया कि जिसे भारतीय राष्ट्रवादियों को नई नई प्रेरणा मिलने लगी। आगे देखिए बताया गया कि गांधी जी का आगमन न अब देखिए अब गांधी जी आ गए, तो अब देखिए आगे देखिए अब गांधी जी क्या-क्या आंदोलन करेंगे। तो अब देखिए लिखा गया है कि इन्हीं हालात में महात्मा गांधी एक जननेता के रूप में सामने आए। आगे देखिए बताया गया कि गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में 1915 में बार-बार पूछा जाता है दोस्तों कितनी बार हम बोले कि भारत अर्थात गांधी जी भारत कब लौटे थे? तो याद रखना पूछता है कि 1915 में कितने में 1915 में दक्षिण अफ्रीका कहाँ पर गए थे? तो बार-बार पूछा जाता है कभी भी ये इस तिथि को 2 अक्टूबर में भी बार-बार बताया जाता है। तो याद रखना दक्षिण अफ्रीका से 1915 में गांधी जी ने भारत लौटे थे, भारत आए थे पहली बार। आगे देखिए बताया गया कि वे वहाँ नस्ल भेदी कहाँ पर अफ्रीका में बताया गया कि वे वहाँ नस्ल भेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसा आंदोलन चला रहे थे। वहाँ पर अफ्रीका में वहाँ पर नस्ल भेदी अर्थात जैसे बताया गया कि नस्ल का मतलब गोरा काला न इन सब मामलों में वहाँ पर जो विभेद था अफ्रीका में आज भी है। जैसे कि आप सब अगर देखे होंगे तो जो अफ्रीकी लोग रहते वे बहुत काले-काले लोग रहते थे और वहाँ पर गोरे लोग भी रहते थे। तो आगे देखिए वहाँ पर ये भेदभाव थी तो वहाँ पर उनके खिलाफ क्या किया था आंदोलन चला रहे थे। आगे बताया गया कि राष्ट्रीय स्तर पर उनकी अच्छी मान्यता थी और लोग उनका आदर करते थे। वहाँ पर क्या होता था कि राष्ट्रीय स्तर पर उनका क्या था अच्छी मान्यता थी और लोग वहाँ पर उनको आदर भी करते थे। बताया गया कि दक्षिण अफ्रीका आंदोलन की वजह से उन्हें हिंदू, मुसलमान, पारसी और ईसाई, गुजराती, तमिल और उत्तर भारतीय उच्च वर्गीय व्यापारी, वकील, मजदूर और बताया गया सब तरह के भारतीयों से मिलने जुलने का मौका मिला। अर्थात जब वहाँ से आए तो वहाँ पर भी सब लोगों से मिलने का यहाँ पर मौका मिला। आगे देखिए बताया गया कि महात्मा गांधी ने पहले साल पूरे भारत का दौरा किया। पूरे क्या किया कि जब वो आए यहाँ पर तो पहले साल क्या किया उन्होंने पहले साल पूरे भारत का दौरा किया। इस दौरान वे यहाँ के लोग उनकी ज़रूरतों हालात समझने लगे। उनकी शुरुआती प्रयास था चंपारण जिसे हम खेड़ा याद रखना जिसे हम चंपारण या खेड़ा और अहमदाबाद के अस्थाई आंदोलन के रूप में जानते हैं। तो याद रखना वे 1 साल आए, जब आने के बाद क्या किए वे 1 साल पूरा भारत भ्रमण किए और वहाँ पर उन्होंने आकलन किया कि क्या हालात है, क्या ज़रूरत है, क्या नहीं है और वहाँ पर जो चंपारण था उनका पहला आंदोलन शुरू हुआ। तो आगे देखिए यहाँ पर आगे देखिए कुछ लिखा गया है नटाल कांग्रेस की स्थापना डबरन दक्षिण अफ्रीका 1895 अन्य भारतीयों के साथ अन्य भारतीयों के साथ क्या हुआ महात्मा गांधी ने नस्ल भेद अर्थात नस्ल भेदभाव का विरोध करने के लिए नटाल कांग्रेस का गठन किया गया। याद रखना कभी पूछ सकता है कि जो नटाल कांग्रेस का स्थापना किस लिए हुआ था तो नस्ल भेदभाव को विरोध के लिए। आगे देखिए बताया गया क्या आप चित्र में गांधी जी को पहचान सकते हैं? तो अब यहाँ पर आप पहचान सकते हैं तो पहचानिए। आगे देखिए यहाँ पर देखिए लिखा गया है
कि यहाँ पर देखिए अभी जो हम सब यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि अस्थायी आंदोलन के रूप में सामने आए। अब देखिए बताया गया कि इन आंदोलनों के माध्यम से उनका राजेंद्र अब क्या हुआ कि इस आंदोलनों के माध्यम से ही उनका क्या हुआ राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल तो अब आंदोलन कर रहे थे तो आंदोलन के दौरान ही क्या हुआ कि राजेंद्र प्रसाद जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और वल्लभ भाई पटेल से क्या हुआ इनका परिचय हुआ गांधी जी का। याद रखना। आगे देखिए बताया गया कि 1918 में अहमदाबाद में उन्होंने मिल मजदूरों की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। तो याद रखना कहाँ पर अहमदाबाद में मिल अर्थात जो मिल के मजदूर थे वहाँ उनके जो हड़ताल किए थे उसका नेतृत्व किया। आगे देखिए बताया गया कि अब 1919 में 1922 के बीच आंदोलनों की कुछ गहराई से देखिए। अब आगे देखिए अब यहाँ पर देखिए बताया गया कि 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा ना हाल ही में पारित किए गए रोलेट एक्ट इस रोलेट एक्ट के बारे में इसके पहले वाले हम क्लास में पढ़े होंगे। अगर आप ध्यान दिए होंगे तो आपको समझ में आएगा। तो देखिए लिखा गया कि 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किया गया रोलेट एक्ट। अब देखिए रोलेट एक्ट क्या होता था तो बताया गया खिलाफत सत्याग्रह का आह्वान किया। बताया कि उसके पहले बार जब पारित की हुआ था तो बताया गया कि यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाता था ना। आगे बताया गया कि पुलिस को और ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था अर्थात जो भी जितना था उसको और ज़्यादा अधिकार दिया जा रहा था। बताया गया कि महात्मा गांधी मोहम्मद अली जिन्ना तथा अन्य नेताओं का मानना था कि सरकार के पास लोगों की स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाना कोई अधिकार नहीं है। अर्थात उनका इन सब का ऐसा मानना था कि कोई भी व्यक्ति पर कोई भी अंकुश नहीं लगा सकता ये अर्थात सब लोग स्वतंत्र हैं ऐसा इन सब का मानना था। आगे बताया गया देखिए उन्होंने बताया कि उन्होंने इस कानून को शैतान की करतूत समझी। अर्थात जो गांधी जी और ये सब थे उन्होंने ये सब क्या समझा कि ये जो रोलेट एक्ट क्या है शैतान की एक करतूत है बताया कि और यह निरंकुशवादी बताया और इसको क्या बताया निरंकुशवादी बताया। आगे देखिए बताया गया कि गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि इस कानून का विरोध किया जाए ना। आगे देखिए बताया गया कि 6 अप्रैल कब तो 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विद्रोह दिवस मनाया जाता है। तो याद रखना ऐसे देखिए यहाँ पर पूछा भी गया है तो याद रखना कहाँ पर 6 अप्रैल 1919 में अहिंसक विद्रोह दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं सुने रहेंगे वहाँ पर अगर पूछ दिया कि किस तिथि को अर्थात बता ही दिया कि 6 अप्रैल 1919 न तिथि को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है तो याद रखना क्या होगा कि अहिंसक विरोध दिवस के रूप में क्योंकि यहीं से विरोध शुरू हुआ था। आगे देखिए बताया गया कि अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया गया। आगे देखिए बताया गया कि हड़तालें की गई आंदोलन शुरू करने के लिए सत्याग्रह सभाओं का गठन किया गया। आगे देखिए यहाँ पर देखिए लिखा गया है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जानकारी इकट्ठा करें और वही हम इसको बताएंगे जलियांवाला बाग। यहाँ पर देखिए अब देखिए बताया गया कि रोलेट एक्ट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। तो अब देखिए बताया गया कि हालांकि यह मोटे तौर पर शहरों तक ही सीमित था। अर्थात बहुत बार पूछ देगा ऐसे याद रखना कि जो रोलेट एक्ट था तो ये कहाँ तक सीमित था। याद रखना ये शहरों तक ही सीमित था। कहाँ तक शहरों तक ही सीमित था। आगे देखिए बताया गया कि अप्रैल 1919 में पूरे देश में जगह जगह जुलूस निकाले गए और हड़तालों का आयोजन किया गया। बताया गया कि सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए दमनकारी रास्ता अपनाया। अब जब ऐसा हुआ हड़तालें होने लगी जुलूस निकालने जाने लगे तो क्या हुआ सरकारों ने इस आंदोलन को ये सब जो आंदोलन हो रहे थे तो इस आंदोलनों को कुचलने के लिए समाप्त करने के लिए दमनकारी रास्ता अपनाया। देखिए बताया गया कि वैसाखी अर्थात 13 अप्रैल याद रखना वैसाखी 13 अप्रैल के दिन अमृतसर कहाँ पर याद रखना ये भी कि
अमृतसर में क्या कौन थे? तो जनरल डायर, याद रखना जनरल डायर ने। बहुत बार पूछा जाता है कि किसने? तो जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में न किया गया जो हत्याकांड इस दमनकारी का हिस्सा था। अर्थात आप समझ सकते हैं कि जो जलियांवाला बाग कांड था ना, आगे देखिए बताया भी गया होगा। तो जो जलियांवाला बाग में सब लोग इकट्ठा होकर क्या आंदोलन का चर्चा कर रहे थे, तो उसी समय जो जनरल डायर थे उन्होंने क्या किया? दमनकारी अर्थात हत्या करवा दिया सब लोगों को गोली मारकर। आगे देखिए बताया गया कि इस नरसंहार पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए न, तो जो ऐसा उन्होंने किया, जनरल डायर ने जो ऐसा उन्होंने किया, तो कौन? तो याद रखना कौन? तो याद रखना रविन्द्रनाथ टैगोर। याद रखना, बार बार ये फंसाने वाला प्रश्न है। तो याद रखना किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा पीड़ा और गुस्सा से घिन्न आकर क्या, एकदम गुस्सा आकर नाइटहुड की उपाधि को वापस ले लिया। अब ये नाइटहुड क्या होती है? तो देखिए बताया जाता है, जैसे मान लीजिए आप किसी के लिए अच्छा काम करते हैं तो उसको आप कोई उपाधि देता है। जैसे कि अगर आप संस्कृत पढ़े होंगे या तो हिंदी पढ़े होंगे तो ऐसा होता था ना कि उनको उपाधि दे दी जाती थी, महाराजा धीराज, ऐसे वैसे। तो इसमें भी क्या होता था कि रविन्द्रनाथ टैगोर कोई काम किए होंगे तो उस काम के लिए जो ब्रिटिश शासक थे उनके लिए नाइटहुड की उपाधि दी थी। तो वो क्या किया? नाइटहुड उपाधि वापस वापस लौटा दिए, ले लीजिए, ऐसा उपाधि हमें नहीं चाहिए। आगे देखिए बताया गया कि जब आप इतने नरसंहार कर रहे हैं तो ऐसे क्यों उपाधि दिए हैं हमें? ऐसे वैसे कुछ हुआ होगा ना, ये गुस्सा गए होंगे। आगे देखिए बताया गया कि रूलेट सत्याग्रह के दौरान लोगों ने ब्रिटिश शासक के खिलाफ हिंदुओं और मुसलमानों के बीच गहरे गहरे एकता बनाए रखने के लिए प्रयास किया गया। तो देखिए यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि नाइटहुड क्या होता है? तो देखिए अभी बताया जो अभी हमने व्याख्यान में कि ब्रिटिश राजा रानी की तरफ से किसी भी व्यक्ति को अप्रियतम व्यक्ति को सफलता को जनसेवा के लिए दी जाती थी, अर्थात उनसे प्रसन्न होकर देते थे। आगे देखिए बताया गया कि महात्मा गांधी भी यही चाहते थे कि उनकी राय में भारत यहाँ रहने वाले सभी लोगों यानी सभी हिंदू, मुसलमानों और अन्य धर्मों के लोगों का देश उनकी गहरी आकांक्षा थी कि हिंदू और मुसलमान किसी भी अन्यायपूर्ण उद्देश्य के लिए एक दूसरे का समर्थन करें। अर्थात गांधी जी का मानना था कि सब लोग मिलकर एक दूसरे का समर्थन करें। आगे देखिए बताया गया कि खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। तो अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि खिलाफत आंदोलन, तो देखिए लिखा गया है कि खिलाफत आंदोलन का मुद्दा इस तरह का एक ज्वलंत मुद्दा था। तो देखिए बताया गया कि 1920 में अंग्रेज ने तुर्कों के सुल्तान खलीफा, तो याद रखना कब? तो 1920 में तुर्क के जो सुल्तान था खलीफा ना, तुर्क के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी गई ना। तो उस समय क्या हुआ? उन पर संधि थोप दी गई। और बताया गया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह इस घटना पर भी भारत के लोगों ने भारी गुस्सा जताई। तो जब ऐसा हुआ तो तब पर भी इस पर भारत के लोगों ने भारी गुस्सा जताई। आगे देखिए बताया गया कि भारतीय मुसलमान यह भी चाहते थे कि पुराने जो ऑटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहे। अर्थात तब पर भी वे चाहते थे, क्योंकि जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वह कांग्रेस के साथ थे, तो उन्होंने भी ऐसा विद्रोह किया कि जो बताया कि मुस्लिम स्थानों पर खलीफों का नियंत्रण क्या रहे? बना रहे, अर्थात जो उन्होंने बताया। आगे देखिए बताया कि खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली जिन्ना, देखिए खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली। तो इस बात को भी याद रखना, जो खिलाफत आंदोलन था, तो पूछा जाता है बहुत बार कि जो खिलाफत आंदोलन था इसके नेता कौन थे? तो याद रखना कौन? मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली थे। आगे देखिए बताया गया कि अब एक सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन के रूप में असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे। बताया गया कि गांधी जी ने उनके आह्वान का समर्थन किया, अर्थात वे जो चाहते थे उनका समर्थन किया, मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली का। और बताया कि कांग्रेस से आग्रह किया कि वह पंजाब में हुई अत्याचारों, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत के मामले में हुए अत्याचार के विरुद्ध मिलकर अभियान करे। अर्थात उन्होंने, गांधी जी ने कहा मोहम्मद अली जिन्ना और सभी को कि ये जो आपके प्रति हुआ और हमारे प्रति जलियांवाला बाग कांड हुआ, ये सबको देखते हुए हम सब मिलजुल कर काम
स्वराज की स्थापना या मांग करें। आगे देखिए बताया गया कि विरोध मिलकर अभियान चलाएं और स्वराज की मांग करें। आगे देखिए बताया गया कि 1921 से 1922 के दौरान असहयोग आंदोलन को और गति मिली। अब 1921 से 22 के दौरान क्या हुआ, जब ऐसे हुआ, जब दोनों लोग मिलकर स्वराज की मांग किए तो और क्या हुआ, आंदोलन को और गति मिली। आगे देखिए बताया गया कि हजारों बताया गया कि हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। मोतीलाल नेहरू, सी आर दास ने बताया गया कि आगे देखिए राजगोपालाचारी, आसफ अली और जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी। आगे बताया गया कि अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों को वापस लौटा दी बहुत सारे लोगों ने। और बताया कि और विधानमंडल में जो विधानमंडलों का बहिष्कार कर दिया। जगह-जगह पर लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। जगह-जगह विदेशी कपड़ों को होली जलाई। आगे बताया गया 1920 से 22 के बीच विदेशी कपड़ों के आयात में भारी गिरावट हुई। जब 1920 में क्या हुआ, जब विदेशी कपड़ों को जला दिया गया, सब लोग विदेशी कपड़े पहन ही नहीं रहते थे, तो क्या हुआ कि वहाँ विदेशी कपड़ों में आयात जो आते थे वहाँ पर भारत में जब लाते थे वहाँ से खरीद कर, तो इसमें गिरावट आई। और बताया गया कि परंतु यह तो आने वाली तूफान की सिर्फ एक झलक थी। आगे देखिए बताया गया देश के ज़्यादातर हिस्से के भारी विद्रोह के मुहाने पर खड़ा था। अब आगे देखिए यहाँ पर देखिए लिखा गया है एक, तो पीड़ा पीड़ा का चिंतनरत सिद्धांत। तो देखिए लिखा गया अहिंसा से गांधी जी का क्या आशय था। अहिंसा किसी संघर्ष का आधार कैसे बन सकती है, इस बारे में गांधी जी यह कहते हैं। और देखिए यहाँ पर उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया है कि प्रतिफल मामूली सी भी इच्छा है कि बिना लगातार अच्छे काम करने रहने से हिंसा को जन्म होती है ना। आज सभी बातों को यहाँ पर लिखे हैं। जो अफ्रीका में गए थे वहाँ पर नस्ल भेदी जो वे सब मुद्दे को यहाँ पर लिखे हैं। तो आगे देखिए यहाँ पर है कि लोगों की पहल कदमी अर्थात पहला कदम ऐसा समझ सकते हैं। तो आगे देखिए लिखा गया है कि कई जगहों पर लोगों ने ब्रिटिश शासक का अहिंसा विद्रोह किया, लेकिन कई स्थानों पर विभिन्न वर्गों और समूहों ने गांधी के आह्वान के जो गांधी के आह्वान कर रहे थे इन सबको कि विद्रोह करना चाहिए, इस आह्वान के क्या थे, अपने हिसाब से अर्थ निकाल रहे थे। अर्थात अपने हिसाब से वे सब समझ सकते हैं। आप सब इधर उधर का सोचते थे कि अरे ये अपने लिए बना ऐसा कर रहे हैं ना, कि अपना बस वहाँ अंग्रेज के साथ मिल जाएंगे, अपना ही कुल देखेंगे, ऐसा वैसा। तो ऐसा हुआ, कुछ लोग ऐसा सोच रहे थे ना। तो आगे देखिए बताया गया कि अर्थ निकाल रहे थे, इस तरह के रास्ते अपनाए और गांधी जी के विचार से मेल नहीं खाते थे। अब जब ऐसा हुआ तो उनके विचार से कैसे मेल खाएंगे। अब कि आगे देखिए बताया गया कि सभी जगह लोगों ने अपने आंदोलन को स्थानीय मुद्दे के साथ जोड़कर आगे बढ़ाया। देखिए बताया गया कि आइए ऐसे कुछ उदाहरण को पर विचार करते हैं। अब आगे देखिए बताया गया कि ये जो खेड़ा गुजरात के पाटीदार किसान ने अंग्रेजों द्वारा थोपी गई ना। तो देखिए बताया गया कि ये खेड़ा गुजरात में पाटीदार किसान थे ना। अब तो अंग्रेज दूत थे, तो अंग्रेजों ने उस पर कर थोप दी थी। बताया गया कि अंग्रेजों द्वारा थोप दी गई भारी लगान के खिलाफ थी। आगे बताया गया कि अहिंसा अभियान चलाया गया। तटीय आंध्र प्रदेश और उसके बगल में ही गुजरात के जैसे बताया गया जो बगल थे, वहाँ पर भी जो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकान की घेराबंदी कर ली गई। आगे देखिए बताया गया आंध्र प्रदेश के गुंटूरू जिले में आदिवासी और गरीब किसान ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए। बताया गया इन सत्याग्रह में कई बार क्या हुआ, चराई शुक्ल समझ सकते हैं, जहाँ पर वहाँ पर वन वगैरह रहते थे, वहाँ पर भी चराई शुक्ल जो किसान रहते थे। तो बताया गया वहाँ पर जो रहते थे वे सब जो उन सब का जो जानवर चराई शुक्ल भी अदा करते थे ना, जो चरने जाते थे उन सब के जानवर। आगे बताया गया कि अपने जानवरों के जंगलों में छोड़ देते थे। उनका विरोध इसलिए किया था क्योंकि औपनिवेशिक सरकार ने वन संसाधनों पर अपने अधिकार को बहुत सीमित रखता था। घेराबंदी आप समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए लिखा गया है घेराबंदी का मतलब समझ सकते हैं, किसी भी को एक टारगेट बनाकर वहाँ पर विद्रोह करके उनको घेर लिया जाए।
आगे देखिए बताया गया महंत क्या होते हैं, तो इस बात को याद रखना, कभी-कभी पूछ देता है कि महंत का से क्या आशय है, महंत का क्या अर्थ है, वहाँ पर अनेक विकल्प दे दिया जाता है, तो याद रखना महंत का अर्थ होता है गुरुद्वारा, ना गुरुद्वारा के धार्मिक कर्ता धर्ता, तो इस बात को एकदम आईएमपी समझकर इसको याद रखना ना। महंत पूछा जाता है कि महंत का अर्थ होता है, महंत क्या होते हैं ऐसे, तो ये जो गुरुद्वारा थे वहाँ के जो कर्ता धर्ता थे उनको महंत का बोला जाता था। आगे देखिए बताया गया कि गैर कानूनी जो गैर कानूनी बेदखली, तो देखिए बताया गया कि जो पट्टाईदारों या पट्टीदारों जो थे, पट्टाईदारों ने जो पट्टे के जबरन और गैर कानून ढंग से निकाल लेते थे। तो आगे देखिए यहाँ पर लिखा गया है, उन्हें यकीन था कि गांधी जी उन पर लगे कर, तो वो क्या हुआ था जब उन पर किसानों पर ऐसा लग गया भारी कर, तो उन सभी गांधी के साथ रहे, और क्या था उनको ऐसा विश्वास था कि गांधी जी ने बताया गया कि गांधी जी उन पर लगे जो कर है अर्थात जो टैक्स लगा है ना, कर कर जो टैक्स लगा था और जो वन कानूनों को अर्थात वन में अर्थात उनको जो अपने पशुओं को चराने के लिए नहीं मंजूरी थी, तो बताया गया कि उनको ऐसा विश्वास था कि गांधी जी इन सबको खत्म कर देंगे। आगे बताया गया कि बहुत सारे वन वन गांव में किसान और स्वराज का ऐलान कर दिए, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि गांधी थी न गांधी थे, तो बताया गया कि गांधी जल्दी ही स्थापित होने लगेगा, अर्थात गांधीवाद न। यहाँ पर देखिए सॉरी, तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि गांधी राज क्या होगा, उन पर विश्वास था कि जो गांधी राज था वह जल्दी ही स्थापित हो जाएगा। आगे देखिए बताया गया कि सिद्ध मौजूदा पाकिस्तान में मुस्लिम व्यापारी और किसान खिलाफत के आह्वान पर बहुत उत्साहित थे। बंगाल में भी खिलाफत आंदोलन असहयोग गठबंधन के जबरदस्त बताया गया कि क्या प्रातिप सांप्रदायिक एकता को जन्म दिया। बताया गया कि राष्ट्रीय एकता जो राष्ट्रीय आंदोलन को नई ताकत प्रदान की। आगे देखिए बताया गया पंजाब में सिखों ने अकाल आंदोलनों ने अंग्रेजों के असहयोग न। बताया गया कि क्या हुआ कि उनकी सहायता गुरुद्वारों में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों का जो भ्रष्ट महंत थे, महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया ना पंजाब के सिख वाले ने। आगे देखिए बताया गया कि यह आंदोलन असहयोग आंदोलन की काफ़ी घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई थी। आगे देखिए बताया गया कि असम में गांधी राज क्या हुआ, असम में गांधी राज की जय, असम में क्या हुआ ऐसा नारा सब लोग बोलने जाने लगे कि गांधी महाराज की जय के नारे लगाते हुए चाय बागान, असम में चाय होता है, इसके पहले वाले क्लास में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि असम में चाय बागान मजदूरों ने अपनी तनख्वाह में इजाफा की मांग शुरू कर दी। उन्होंने अंग्रेज स्वामित्व वाले बागानों की नौकरी छोड़ दिया था, जो अंग्रेजों की नौकरियां करते थे उनको छोड़ दिया। उनका कहना था कि गांधी जी भी यही चाहते हैं कि उस दौर के बहुत सारे असमिया वैष्णो गीतों में कृष्ण की जगह गांधी राज का शयनगान क्या होता था, शयगान करते थे, यशगान करते थे। आगे देखिए यहाँ पर लिखा गया है जनता के महात्मा, तो अब देखिए जनता के महात्मा अर्थात वो गांधी जी। अब देखिए बताया गया कि इन उदाहरणों के आधार पर हम यह देख सकते हैं कि कई जगह के लोग गांधी जी को एक तरह का क्या मसीहा एक ऐसा व्यक्ति मानने लगे थे कि उन्हें मुसीबतों को और गरीबी से छुटकारा दिला जा सकता था, अर्थात उनको ऐसा विश्वास हो गया था कि ये जो गांधी है ये हमें मुसीबतों से और सभी कठिनाइयों से छुटकारा दिला सकते हैं। आगे देखिए बताया गया कि गांधी जी वर्गीय टकरावों की वजह से वर्गीय टकराव की वजह से वर्गीय एकता के समर्थक थे, परंतु किसानों को लगता था कि गांधी जी जमींदारों के खिलाफ है, उन्हें संघर्ष में मदद देंगे। खेतिहर मजदूरों को यकीन था कि गांधी जी उन्हें जमीन दिला देंगे। कई बार आम लोगों ने खुद अपनी उपलब्धियों के लिए ही गांधी को श्रेय दिया। उदाहरण के लिए एक शक्तिशाली आंदोलन के बाद संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश क्या हुआ स्थित प्रतापगढ़ के किसानों ने पट्टेदारों की
गैर कानूनी क्या किया, बेदखल को रुकवाने के लिए सफलता पा ली, बताया गया। परंतु उन्हें लगता था कि यह सफलता उन्हें गांधी जी की वजह से मिली है। और जब ऐसा हो गया तो उनको ऐसा लगा कि ये जो सफलता हमें मिली है गांधी जी की वजह से ही मिली है। कई बार गांधी जी का नाम लेकर आदिवासी जो लोग रहते थे, आदिवासी और किसानों ने ऐसी कार्रवाई की जो गांधीवाद आदर्शों के अनुरूप नहीं थी। आगे देखिए यहाँ पर देखिए लिखा गया, वही थे जिन्होंने प्रतापगढ़ के बेदखली रुकवाई थी। तो अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि इलाहाबाद जिले के किसान आंदोलन के सीआईडी द्वारा तैयार की गई जनवरी 1951 में न सॉरी जनवरी 1921 में रिपोर्ट का एक अंश इस प्रकार है। तो देखिए वहाँ पर रिपोर्ट था, ऐसे बताया गया कि कैसे उसको अंत किया गया था ना। तो देखिए बताया गया कि दूर दराज में गांव में भी गांधी जी के नाम पर गांधी जी का नाम का सिक्का जितना चलने लगा, उससे देखकर अचंभा होता गया। सब लोग अचंभा होते गए, किसी को भी पता नहीं था कि वह कौन है या क्या है। फिर भी सबने मान लिया कि वे जो कहते हैं वह सही है। उनका जो भी आदेश है वह पूरा होना चाहिए। वह एक महात्मा या साधु एवं पंडित इलाहाबाद के एक ब्राह्मण, यहाँ तक कि एक देवता अर्थात गांधी जी को ऐसी उपमाएं मिल रही हैं कि सब लोग महात्मा, साधु, पंडित, इलाहाबाद के एक ब्राह्मण, यहाँ तक कि वे देवता के रूप में उनके नाम की असली ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता था। आगे देखिए बताया गया कि प्रतापगढ़ के जो लोग मानते थे कि उन्होंने बेदखली रुकवाई थी, आमतौर पर वह गांधी जी के लोग सरकार का विरोध नहीं मानते थे, बल्कि केवल जमींदारों का विरोध मानते थे। हम गांधी जी और सरकार के पक्ष में हैं। तो आगे देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि यह रिपोर्ट के मुताबिक लोग महात्मा गांधी को किस तरह देखते थे, अपना थोड़ा बता रहे हैं कि अपना थोड़ा ये इमेजिनेशन करिए, था कल्पना कीजिए। तो अब आगे देखिए लिखा गया है, तो चलिए दोस्तों, ये वाला वीडियो इस वीडियो में नहीं ख़त्म हो पाएगा। तो चलिए अब इसी चैप्टर को हम 2 वीडियो में करेंगे, और अब अगले चैप्टर में जो अगला वीडियो रहेगा उस वीडियो में हम सब इतने जितने पेज बचे हैं इस पेजों को पढ़कर, और इस अर्थात ये जो चैप्टर है इस चैप्टर से संबंधित जितना भी प्रश्न रहेगा वह हम सब करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब अगले वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि यहाँ पर देखिए दांडी यात्रा और सब जो महत्वपूर्ण हैं ये यहाँ पर ही है। तो चलिए, और इस चैप्टर के संबंधित एमसीक्यू अर्थात जो पीवाईक्यू रहेगा वह देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब मिलते हैं इसी चैप्टर के अगले वीडियो में।